नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे गति, जो कि फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अदिश राशि क्या होता है। तो वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सब हो जाएगा। विद्युत धारा, तापमान और दाब, ये सभी जो है अदिश राशियां हैं। सदिश राशियों की बात करें तो वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण इत्यादि। दूरी किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, और ये एक अदिश राशि है और ये सदैव ही पॉजिटिव होता है। विस्थापन का बात करें तो ये एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत या न्यूनतम दूरी होती है। ये सदिश राशि होती है और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। चाल का बात करें तो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, जो कि एक अदिश राशि होता है और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। जबकि वेलोसिटी का बात करें, वेग का, तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में प्रति जो है सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, और ये एक सदिश राशि होता है। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण का बात करें तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और ये एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण जो है ऋणात्मक होता है। इसे रिटार्डेशन कहते हैं, यानी कि मंदन कहते हैं। प्रक्षेप्य गति की बात करें तो जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है, तो पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड जो है एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है। और तो इस गति को जो है हम लोग प्रक्षेप्य गति कहते हैं, और वक्र पथ को जो है हम लोग प्रक्षेप्य कहते हैं। ये सदैव ही परवलयाकार होता है। धनुष से छूटा हुआ बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छूटा हुआ गोला आदि का जो मार्ग होता है वो परवलयाकार होता है, और ये सभी जो है प्रक्षेप्य गति के उदाहरण है। प्रक्षेप्य गति एक द्विविमीय गति है, अर्थात एक समतल में गति है। प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। प्रक्षेपण कोण थीटा डिग्री, यानी कि थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए जो है क्षैतिज परास समान होता है। प्रक्षेप्य के प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्तीय गति की बात करें तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है, क्योंकि वेग का दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रैखिकतः उड़ जाता है। कोणीय वेग का बात करें तो वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है, उसे उस कण का जो है कोणीय वेग कहते हैं। इसे प्रायः ओमेगा से प्रकट किया जाता है, और ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी। यदि कण एक सेकंड में एन चक्कर लगाता हो तो W इक्वल टू होता है 2 पाई एन, क्योंकि एक चक्कर में कण 2 पाई रेडियन से घूम जाती है। अब यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और एक जो कण है वो एक सेकंड में n चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी बराबर होगा
वृत्त की परिधि इंटू एन इक्वल टू 2 पाई RN, यही उसकी रेखीय चाल यानी लीनियर स्पीड होगी, यानी कि न्यू इज इक्वल टू 2 पाई RN हो जाएगा। और इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो न्यू इज इक्वल टू 2 पाई R को हम लोग आर बाहर करेंगे तो 2 पाई M के जगह पर हम लोग ओमेगा रख सकते हैं। इस प्रकार से जो है रेखीय चाल बराबर हो जाएगा कोणीय चाल गुणे त्रिज्या। नोट में याद रखेंगे पाई के मान की गणना सबसे पहले जो है आर्यभट्ट ने किया था, और वो पटना के थे। नेक्स्ट है कि न्यूटन का गति नियम, भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियमों को प्रतिपादित किया था। न्यूटन का प्रथम गति नियम, यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में रहेगी, यदि वो एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न की जाए। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही हम लोग जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा है, बल वो भौतिक या बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। जड़त्व के कुछ उदाहरण की बात करें तो ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। संवेग का बात करें तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान। ये एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। न्यूटन का द्वितीय गति नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है और संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A और वस्तु का द्रव्यमान M हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F इज इक्वल टू M है। अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नोट, प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। एंड नेक्स्ट है तीसरा कि न्यूटन का तृतीय जो गति नियम है उसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से गोली चलने पर जो है चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना, रॉकेट को उड़ाने में जो है धक्का लगता है, यानी कि रॉकेट को उड़ाने में भी जो है इसका यूज किया जाता है। उसमें असल में जो ईंधन जलता है तो उसके धुएं बाहर निकलते हैं, फलस्वरूप जो है रॉकेट लॉन्च होता है या फिर ऊपर उड़ता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर से पहले और टक्कर का जो है संवेग बराबर होता है। आवेग का बात करें तो जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर हो जाएगा बल गुणे समय अंतराल, यानी कि संवेग में परिवर्तन। आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, यानी इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। अभी केंद्रीय बल की बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इसी बल को अभी केंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के प्रभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड भी चाल से जो है r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा हो तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल बराबर हो जाएगा mv² अब केंद्रीय बल की बात करें तो अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है
जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अब केंद्रीय बल एक ऐसा जो है जड़त्वीय बल या छद्म बल है जी, इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध में से मक्खन निकालने की मशीन आदि अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। एक नोट याद रखा जाएगा कि वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्री बल कह दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बलाघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बलाघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल आघूर्ण T इज इक्वल टू बल गुणे आघूर्ण। ये एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। सरल मशीन का बात करें, सिंपल मशीन का, तो ये एक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनत तल, स्क्रू जैक इत्यादि। उत्तोलक यानी कि लीवर उत्तोलक एक सीधी और टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में तीन बिंदु होते हैं। नंबर एक आलंब, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलंब कहते हैं। आयाम का बात करें तो उत्तोलक को जो है उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयाम कहते हैं। जबकि भार का बात करें तो उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। अब आइए जानते हैं उत्तोलक के प्रकार। तो उत्तोलक के जो है तीन प्रकार हैं: प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंब F, आयाम E तथा भार W के बीच स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक के बराबर और एक से कम भी हो सकता है। इसके उदाहरण है कैंची, पिलास, सिंडासी, कील, उखाड़ने की मशीन, जो है तीस, झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब F और आयाम E के बीच भार W होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। इसके उदाहरण है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी आदि। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का बात करें तो इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंब F भार W के बीच आयाम E होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है और इसका उदाहरण है आपका चिमटा, मनुष्य का हाथ इत्यादि। नेक्स्ट है गुरुत्व केंद्र। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वो बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरीमुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। संतुलन के प्रकार, संतुलन तीन प्रकार के होते हैं: अस्थाई, अस्थाई और उदासीन। अस्थाई संतुलन की बात करें तो यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटते ही पुनः वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए तो ऐसी संतुलन को अस्थाई संतुलन कहते हैं। अस्थाई संतुलन की बात करें तो यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वो पुनः संतुलन की अवस्था में नहीं आए तो उसे अस्थाई संतुलन कहते हैं। और उदासीन संतुलन की बात करें तो यदि किसी वस्तु को
संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र उसी ऊंचाई पर बना रहता है, तथा छोड़ देने पर वस्तु की नई स्थिति में संतुलित हो जाती है, तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है। अस्थायी संतुलन की शर्तें। किसी वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहला, वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। दूसरा, गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। तो यहीं पर जो है हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।